मान लो आप एक बॉडी में पियर्सिंग करवाते हो, आपने बॉडी में एक होल बनाया, तो इस सर्जरी में भी ऐसा होगा कि आपकी बॉडी में एक नई कैविटी बनाई है, तो शुरू में आपकी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होगा कि वो उसको बंद करे। तो उसके लिए उस प्रोसेस को डायलेशन कहते हैं कि आप लाइक अ मेडिकल डिल्डो यू यूज इट एंड यू हैव टू कीप इट ओपन। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ जो ये सर्जरी और मेडिसिन का प्रोसीजर है, हाउ एक्सपेंसिव इज इट? कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज भी अगर मैं ये सर्जरी करवाना चाहूँ तो मैं फ्री में करवा सकती हूँ। वॉशरूम जाना होता था तो यूरिनल में नहीं यूज़ करती थी, तो मेरे को अंदर क्यूबिकल में जाना होता। तो क्या करते थे ना, क्यूबिकल के लॉक्स तोड़ देते थे जान के। उनको जब किसी को पता कि उस क्यूबिकल में मैं हूँ तो उस पर नॉक करे जा रहे हैं, नॉक करे जा रहे हैं, ऊपर से कुछ डाल रहे हैं, नीचे से कुछ डाल रहे हैं। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। भाई जैसे कि हम लोग आप लोग के लिए तरह तरह के टॉपिक्स पे पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एकदम निराला, सबसे अलग और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट है वो अपने आप में ही बहुत एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। एला देव वर्मा। ये एक ट्रांस वुमेन है, ट्रांस गर्ल है। ये पहले एक मेल थी और फिर मेडिकेशंस, बायोलॉजिकल मेडिकेशंस के बाद ये फीमेल में ट्रांसफॉर्म हुई हैं। जादू। तो आज हम इनकी जर्नी जानेंगे, तो इनसे सुनेंगे ऐसा क्या हुआ कि इनको ये करना पड़ा, इनके माइंड में क्या चीज़ें आई दैट शी हैड टू गो थ्रू ऑल दिस। तो स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। हाउ आर यू गाइस दिल्ली की गर्मी में? मेरे से नहीं हो रहा। हम तो मौज में, बढ़िया, मज़ा आ रहा है। आप बताओ आपकी कैसी लाइफ चल रही है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद? मेरी लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रही है, मतलब मैं तो फुली कंफर्टेबल विद माई सेल्फ, जगह जगह काम कर रही हूँ, कभी इस फ्लाइट उस फ्लाइट, मज़े में। अच्छा, बिजी हो गई लाइफ। हाँ बहुत ज़्यादा। तो आपको ऐसे, अब जैसे लोगों को पता है कि भाई आप पहले एक मेल थे, अब यू चेंज, तो भाई उसमें रिएक्शन आता है लोगों का कि जैसे कोई पहचान लेता है या कुछ? आप आता है, बहुत ज़्यादा आता है ऑब्वियसली। मतलब जितना भी मैं बोलूँ कि मेरा फ़नी कंटेंट चलता है, मेरा फैशन कंटेंट चलता है, बेस लाइन इसकी 1 ना 1% मतलब लोग इस क्यूरियोसिटी के लिए आते हैं कि लाइक ये एलिमेंट वो देखना चाहते हैं कि ये क्या है। तो वो तो रहता ही है, बट आई फील लाइक मेरे फेवर में ही काम कर रहा है। एक तरीके से शॉक वैल्यू अगर है मेरे टैलेंट के साथ तो व्हाई नॉट। और मिलते हैं लोग, अक्सर मिलते हैं। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह, क्योंकि मेरी ऑडियंस यहीं पे है मेनली। तो बॉम्बे वगैरह में फिर भी मैं छुप जाती हूँ, यहाँ पे मैं मास्क लगा के। कुछ लोग होते हैं जो बदतमीजी करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं? हाँ, कल रात को मैं बताती हूँ। मतलब मेरे को ना, अब मैंने लाइफ का रूल बनाया कि मैं बहुत सोच समझ के लड़कों के साथ फ़ोटो खिंचवाऊँगी, क्योंकि ये ना पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं और फिर सामने से आके मैम प्लीज़। अभी कल मैं सीपी में, मेरा सीपी के पास शूट था, फिर सीपी के मैकडॉनल्ड्स में हम फोटोग्राफर वगैरह सब शूट खत्म करके खाना खाने गए। वैसे मंडरा रहे हैं आसपास, मैं समझ गई कि चलो होता है कि लोग थोड़ा शर्माते हैं शुरू में आने में। फिर वो बाहर चले गए, फिर मैंने मेरा खाना ख़त्म किया, कैब बुक करी, 15-20 मिनट बाद मैं बाहर निकली, तब भी वो वहीं खड़े थे, मैम प्लीज़ फ़ोटो। फिर मैंने खिंचवाई, मेरी कैब आई होती, मैंने बोला मेरे को लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। नहीं मैम 1 सेकंड। और फिर वो इतनी फ़ोटोज़ खींच रहा है कि ऐसे लो। फिर उसके बाद मैं घर आई हूँ, उसने मेरे को टैग करके फ़ोटो डाली और उसके जस्ट नेक्स्ट स्टोरी में सीपी के बाहर खड़े होकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब इतनी डेस्परेशन, फोटो भी खिंचवानी है और 4 लोगों में चौड़ा लगने के लिए ऐसे वो भी मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं नहीं खिंचवाऊंगी। थोड़ा आपकी पहले की जर्नी जानते हैं, जब आप ऑफिशियली एक बॉय थे, तो क्या मतलब व्हाट वर यू गोइंग थ्रू कि आपको लगा कि नहीं मैं इतना बड़ा स्टेप ले लूँ? मैं थोड़ा वैसे समझना चाह रहा हूँ कि आपको अपनी बॉडी पसंद नहीं थी या आपको मेल अट्रैक्शन हो रहा था, तो आप उसी बॉडी में रहकर क्यों नहीं कर सकते थे? मतलब हो क्या रहा था? सी ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लोग समझते हैं कि अच्छा तुम्हें लड़के पसंद है इसलिए तुमने ये किया, तो वैसे ही कर लेते, गे बन के रह लेते या कुछ। बट वही बॉडी वाली बात होती है। और वही मैं हमेशा कहती हूँ कि बचपन में नहीं फ़र्क पड़ा था, क्योंकि जब आप छोटी एज में होते हो, प्यूबर्टी से पहले वाली, लड़के लड़की में इतना फ़र्क नहीं होता। फिर एक एज आती है जिसमें एक ऐसे डेवलप हो रहा है, एक की दाढ़ी मूंछ आ रही है, एक की नहीं आ रही है। तो वो वाली एज में मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन हुई, क्योंकि मेरे मन में था कि यार मेरे को तो लड़कियाँ, मतलब लड़कियों जैसा रहना और बड़े होकर लड़की बन जाऊँगी, मतलब मेरे मन में ये था। तो जब वो वाली एज आई जिसमें दाढ़ी मूंछ और आवाज़ भारी और ऐसे कंधे चौड़े वो सब हो रहा था, तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। और इस टाइम की ये चीज़ की मैंने एक्साइटमेंट भी कभी नहीं देखी। जैसे लड़कों में होता है ना कि जवान हो रहे हैं तो होता है कि यार ये फील कर, या लड़कियों में होता है कि अब मैं ऐसी दिख रही हूँ वैसी दिख रही हूँ। तो वो वाला फेज़ मैंने कभी इन्जॉय किया ही नहीं। और प्यूबर्टी के टाइम पे मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई, क्योंकि मेरी बॉडी मेरे साथ काम नहीं कर रही। सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, बॉडी काम नहीं कर रही, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कैसे? इन मतलब द सेंस कि यार मतलब मैं कुछ पहन रही हूँ, जैसे मेरे को अभी भी इवन जैसे सर्जरी नहीं हुई है तो जीन्स वगैरह पहनना और फिर उसमें थोड़ा सा इंडेंटेशन या मेरे को खुद को फील होना वो पार्ट ऑफ माई बॉडी, तो मेरे को वो डिस्टर्ब करता था, मैं फोकस नहीं कर पाती थी। बाल और ये सब
मतलब शीशे में मैं देख रही हूँ, मेरे को खुद ही नहीं अच्छा लग रहा क्या दिख रहा है। फिर उसके बाद मेरी हमेशा बड़ी स्टेज पर्सनैलिटी रही है, को करिकुलर्स वगैरह, और एकेडमिक भी था बट मोस्टली को करिकुलर। बट जब एक आपका कॉन्फिडेंस हिला पड़ा है तो फिर आप कैसे स्टेज पे जाओगे? तो उस टाइम पे प्यूबर्टी के टाइम पे मतलब मेरा सब कुछ ही हिल गया। स्टेज पे जाना हो गया, को करिकुलर्स, एकेडमिक तो लग चुकी थी मेरी, और फैमिली से भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो गई। छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि जब इंसान खुश नहीं होता तो वो चिड़चिड़ा रहता है ना, तो लाइक दोस्त छूट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर मैंने ऐसे पेरेंट्स को बोला कि देखो, ऐसे लाइफ तो बर्बाद नहीं करनी, चाहे जैसा भी स्टेप हो लेना तो पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जो सेम चीज़ से गुजर रहे होंगे, तो मैं थोड़ा वो आपकी और आपकी फैमिली की कॉन्वर्सेशन जानना चाहता हूँ ताकि वो लोग भी थोड़ा ओपन अप होकर फैमिली को बोल पाएँ। आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स आया, फिर आपने कैसे समझाया, थोड़ा बता सकते हो? सी फैमिली का मतलब, मैं किसी को झूठ नहीं बोलूँगी कि आप ऐसे कर लो, ऐसे समझाओ और फिर सब अच्छा हो जाएगा। मतलब आइडियली ऐसे हम मूवीज़ वाले वर्ल्ड में रहेंगे तो होगा, बट रियलिस्टिकली ना मेरे पास ये कंफर्ट था और कॉन्फिडेंस था कि मेरे को पहले दिन से पता था कि मैं मेरे पेरेंट्स को बताऊँगी तो झगड़ा होगा, उनको बुरा लगेगा, जो भी होगा, बट एंड में मेरे साथ खड़े हैं, ये श्योरिटी मेरे को थी। और जितना भी मतलब आप बोल लो, हर किसी के पास ये नहीं होती, हर किसी के पेरेंट्स नहीं होते। तो मतलब ये मैं एज ऑडियंस आपको बता रही हूँ कि अगर आप मेरी सिचुएशन में हो तो आप रियलिस्टिक एनालिसिस करो कि आपके लिए फैमिली को बताना ज़्यादा सेफ़ है, या फिर 10-12 साल मन मार के काम करके पैसे जमा के अलग जाके अपनी लाइफ शुरू करो। तो वो डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। बट मेरी फैमिली का मेरे को पता था कि वो चिल रहेंगे, बट मैंने उनको बताया ना, तो मैंने उनको ऐसे किश्तों में बताया, जैसे धीरे धीरे उधार मांगते हैं ना लोगों से। कैसे बताया था, बताना एक बार कैसे? पहले मैं उनको बिठाती थी, फिर मैंने सीधा भी नहीं बोला। पहले मैंने उनको सिर्फ बोला कि मम्मी को बिठाया, पापा से तो फटती थी। तो मम्मी को बिठा के मैंने बोला कि मम्मी मेरे को लड़कियां नहीं पसंद। फिर ऐसी 2-3 इनडायरेक्ट बातें करी जाती, फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि क्या कह रहा है तू, कह रहा है तू गे है? मैंने कहा हाँ। तो उतने में मेरे को लगा कि चलो मम्मी को इतना समझ आ रहा है तो यहीं पे बात ख़त्म कर दो। फिर मेरे को लगा बड़ा चिल है यार, मम्मी तो मान गई, कह रही थी कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है, ये तो बहुत होता है आजकल, तो सब होता है, मुंबई में तो सबको ऐसे बातें कर रही थी। तो मेरे को लगा यार इजीली निपट गया। फिर उसके थोड़े दिन बाद कि यार मुझे डॉक्टर को जाना है, कुछ ऐसा था कि मुझे इनडायरेक्टली कुछ बता के किसी और वजह से डॉक्टर के जाना है, मुझे लेके चले गए। और वहाँ जाके मेरे को पता चला कि अच्छा मेरे को देख रहा है डॉक्टर, और वो फिजिशियन था डॉक्टर। फिर वो मेरे से पूछ रहा है कि क्या है, कैसे है। फिर मैंने उसको बताया, और अभी मैंने बोला ना फिजिशियन था, अब वो थेरेपिस्ट बन गया अचानक से। वो मेरे को कह रहा है आपके मम्मी पापा को बहुत बुरा लग रहा है, फैमिली डॉक्टर, आपके मम्मी पापा को बहुत बुरा लग रहा है, मैं आपको ऐसे नहीं देखना चाहता, ये वो। और मैं देख रही हूँ कि अच्छा नहीं देखना चाहते तो जाने दो, मेरे को क्यों बिठा रखा है। फिर उसके बाद तरह तरह की एग्जामिनेशंस हो रही है, मतलब ब्लड टेस्ट हुआ था मेरा कि मेरे हार्मोन लेवल्स ठीक है कि नहीं है, फिजिकल एग्जामिनेशन की सब ठीक है कि नहीं है, जो कि मतलब नेसेसरी नहीं था, ज़रूरी नहीं था। और मतलब मैं डॉक्टर्स को भी गलत नहीं कह सकती, क्योंकि इवन मेडिकल जो एजुकेशन है, फील्ड है, उसमें भी ठीक से इससे डील करना नहीं सिखाया हुआ। तो फिर ऐसे ही हम जगह जगह डॉक्टर्स के गए। फिर उसके बाद एक ने बोला कि यार फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। तो वहाँ से मतलब प्रॉपर डायरेक्शन हमें मिली कि क्या करना है, कैसे करना तो है। साइकोलॉजिकली थोड़ा बता सकते हो आप कैसे थॉट्स आते थे पहले आपको, मतलब कि रियलाइजेशन में और इस दौरान पूरा? सी साइकोलॉजिकली ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो मेरे को है, मतलब जेंडर डिस्फोरिया या जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते थे इसे। अब इसको डिसऑर्डर क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ये होने की वजह से मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप समझना कि अगर मुझे लड़कियों जैसा लगता है या मुझे लड़कियों वाले कपड़े पहनने हैं, तो उससे मेरी लाइफ में कुछ होगा नहीं। लेकिन जो लोगों का बिहेवियर है ना, जैसे अगर मैं लड़की जैसी हूँ तो स्कूल वाले बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, बुलिंग का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है, उसका एंग्जाइटी, उसका डिप्रेशन, वो असल में प्रॉब्लम है। अभी आज आप भी लिपस्टिक लगा लो, वो लिपस्टिक आपको थोड़ी तंग करेगी, लेकिन अगर 4 लौंडे मजाक उड़ाएंगे वो आपको डैमेज करेगा। तो ये वाली बात थी कि साइकोलॉजिस्ट के साथ मेरे को ये बड़ी हेल्प मिली कि मैं समझ गई कि मेरे में कमी नहीं है भाई। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप शेम में और सेल्फ ब्लेमिंग में चले जाते हो कि पेरेंट्स भी मेरी वजह से उदास हैं, सब हंस रहे हैं तो मुझ पे ही हंस रहे हैं, तो कुछ तो होगा। तो वो सबसे अच्छा पार्ट था साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का, कि आप समझ जाते हो कि आपकी कितनी गलती है। तो फिर वो कैसे काउंसिल करते हैं आपको, और क्या आपके पेरेंट्स आपको एक्चुअली तो इसलिए लेकर गए थे ना कि आपको उल्टा समझा दे कि तू ठीक है, तू ये स्टेप मत ले, तुझे जिस भी वजह से लग रहा है वो पता चल जाए। बट जब साइकोलॉजिस्ट के पास आप गए और आप उसे कह रहे हो कि वो सही डायरेक्शन थी, तो वहाँ से चीज़ें वर्कआउट कैसे हुई?
वर्कआउट ऐसे हुए कि सबसे पहले तो मेरी साइकोलॉजिस्ट इतनी स्मार्ट थी, उसने बोला कि सिर्फ आपसे बात करके उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना मैं पूरी फैमिली से बात करूँगी, क्योंकि मतलब मेरे पेरेंट्स का भी अपना अलग सीन चल ही रहा है। प्लस मैंने इतना देखा है कि पेरेंट्स की साइड ना मैं कभी समझ पाई, ना कोई बात करता है। मैंने अब भी रिसेंटली कुछ महीने पहले मेरी मम्मी से बात करी और उन्होंने मेरे को एक सिचुएशन बताई कि बेटा तुझे एक चीज़ चाहिए थी, तो एक चीज़ के लिए मेरा बच्चा उदास दिख रहा है मेरे को, और दूसरी तरफ मेरा हस्बैंड है जिसको और कुछ चाहिए, और मैं दोनों से बराबर का प्यार करती हूँ, तो मैं किसकी साइड लूँ? तो इसलिए उनको भी काउंसलिंग वगैरह की नीड थी। और इसमें ना वो ये भी ध्यान रखते हैं कि सच में आप ट्रांसजेंडर हो, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि कुछ और होता है और बंदा कंफ्यूज रहता है। जैसे वो मेरे से पूछी थी कि आपकी फैमिली में आपकी कोई बहन वगैरह है? मान लो कि ऐसा है कि बच्चे के घर में लड़कियों को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो उस वे में बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि शायद मैं ये कर लूँ तो मुझे घर पे अटेंशन मिलेगी। या फिर कुछ लोग होता है, मतलब जैसे अगर किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ या कुछ हुआ है, तो ऐसे लोगों को अक्सर अपनी बॉडी से नफ़रत हो जाती है। तो वो उस चीज़ की मेमोरी मिटाने के लिए कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, वो अपने आप को चेंज करने में लग जाते हैं। नॉट जस्ट जेंडर, टैटूज़ या सर्जरीज़ या किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को बदलने में लग जाते हैं। तो यही था कि वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस थे कि चलो सही चीज़ तो कर रहे हो ना तुम, और वो क्लैरिटी मुझे और मेरे पेरेंट्स को मिलने के बाद फिर हम मेडिकल डायरेक्शन में भी गए। अच्छा, जैसे तुमने बोला कि मुझे गर्ल्स की तरह रहना पसंद था, उनके कपड़े पहनना पसंद था, तो कभी माइंड में ऐसा वो वाला जोन बना कि यार जैसे एक क्रॉस ड्रेसिंग भी एक टर्म होता है, इट्स अ थिंग राइट, कि तुम्हें वैसे कपड़े पहनना पसंद है, तो वो वाली चीज़ नहीं आई, मतलब बायोलॉजिकली चेंज होना ज़्यादा अच्छा लगा या वो See, नीड लगी? क्योंकि सिर्फ पहनावे तक नहीं था, इट वाज जस्ट कि मेरे को पसंद ही नहीं है कोई मेरे से ऐसे बात करे। अगर मेरे को ऑप्शन होगी कोई मुझे सर बोले या मैम बोले, तो मेरे को है मैम बोलो। मेरे को है कि मैं घर में घर की बेटी बन के रहूँ या बेटा बन के रहूँ, तो मतलब कपड़ों से बढ़ के भी जो जेंडर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मेरे को हमेशा एक तरफ की इंक्लिनेशन ज़्यादा रही। अब आज को पता नहीं, लोग कहते हैं कि कोई रोल कोई कुछ नहीं होता, बट मैंने जो रोल्स देखे हैं मेरे को वो वाले सही लगे। तो क्रॉस ड्रेसिंग वाला सीन तो था ही नहीं। मेरे पेरेंट्स ने सजेस्ट किया था एक्चुअली, मेरी मम्मी ने बोला अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी कि तेरे को जो करना है तू घर पे कर ले, बाहर ऐसे मत कर। बट वो भी मतलब इस डर से कि बाहर मेरे को तंग करेंगे लोग। तो आपकी मॉम तो चिल थी, आपके जब डैड को पता चला तो क्या हुआ, थोड़ा बताओ। सी पापा, ऐसा नहीं है कि पापा बड़े वो डरावने वाले पापा हैं मेरे, या मारपीट या ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट कि पापा से मेरी कम्युनिकेशन उतनी रही ही नहीं है, क्योंकि अगेन ये वाली बात है कि मेरे अंदर कभी भी वो लड़कों वाली फीलिंग थी ही नहीं। तो पापा के साथ जो बॉन्डिंग बिल्ड होती है कि बाप बेटा क्रिकेट खेल रहे हैं या बाप बेटा ऐसे साथ में दुकान पे बैठ रहे हैं, वो वाला मैंने कभी बिल्ड किया ही नहीं। तो उस वे में थोड़ा डिस्कनेक्ट था पापा के साथ। प्लस मतलब थोड़ा रहता ही है, पापा बाहर रहते हैं अक्सर, तो उतनी रिलेशनशिप क्लोज बिल्ड नहीं हो पाती। तो ऐसा नहीं था कि पापा चिल नहीं थे, इट्स जस्ट कि हमारा उतना कंफर्ट बिल्ड ही नहीं हुआ था ओवर द इयर्स। लेकिन फिर पापा को ऑब्वियसली बहुत किसी को भी होता है यार, एक आदमी सोचता है कि मेरा पहला बेटा है, तो वो सपने सजा लेता है कि ऐसा जवान होगा, ऐसे कंधे से कंधा मिला के चलेगा। तो उनको भी बहुत डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे पूरी लाइफ इमेजिन कर रखी है कि ऐसे होगा। और एक दिन मैंने आके बोला कि नहीं, पूरा सपना कैंसिल करो, पूरी स्क्रिप्ट बदल दी। तो वो किसी भी इंसान के लिए मतलब झटका सा उनको लगा। मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को बताया कि उनके सामने सामने पापा की ऐसे बाल सफ़ेद हो गए, मुंह पे झुर्रियाँ पड़ी, जैसे स्ट्रेस में हो जाता है। बट एंड में मतलब अब उनको अपने बच्चे की खुशी दिखेगी तो कौन सा पेरेंट नहीं मानेगा। हम्म। तो अभी आप अब एक प्रोसेस में हो, अभी आप मेडिकेशंस पे हो और जिसकी जो सर्जरी से पहले रिक्वायर्ड होता है, तो वो क्या मेडिसिन्स आपको दी जा रही हैं, वो कितनी हैवी है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बारे में बता सकते हैं? सी मेडिसिन मेरे को दो दवाइयाँ लेती हूँ मैं। एक है टेस्टोस्टेरोन या फिर मेल वाले हार्मोन को ब्लॉक करने वाली, और एक है उसके ऊपर से एस्ट्रोजन या फिर फीमेल हार्मोन देना। तो वो मैं खाती हूँ 2 पिल्स दिन में 1 बार। और इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है, मतलब बेसिकली मेरी बॉडी प्यूबर्टी में जा रही है, बट इंस्टेड ऑफ मेल प्यूबर्टी फीमेल प्यूबर्टी में जा रही है। तो वही ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फैट ट्रांसफ़र हो रहा है, और थोड़ा सा मतलब इमोशनली काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने, क्योंकि होता है प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोन से पूरा सिस्टम आपका चलता है, तो मूड स्विंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा। प्लस इधर मतलब मैंने रियलाइज़ करा कि टेस्टोस्टेरोन में ना आप थोड़े चिल से होते हो, मतलब आप इमोशनली उतना फील नहीं करते, मेरे को लगता है लड़के जितना है, या एक्सप्रेस नहीं करते मेरे ख्याल। तो मेरी अपब्रिंगिंग तो थोड़ी बहुत लड़कों वाली थी कि नहीं नहीं बोलना, नहीं रोना।
और वो जब तक मेरी बॉडी इतनी सेंसिटिव नहीं थी इमोशंस को लेकर तब तक मैं कर भी रही थी, बट इतने साल के रिप्रेस्ड इमोशंस और वो लड़कों वाली अपब्रिंगिंग, अब मैंने एस्ट्रोजन ले लिया और फूट फूट के इतने सालों के इमोशन निकल रहे हैं, तो वो बड़ा मुश्किल था। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो रहे थे आप, या मतलब या वो टीयर्स के थ्रू वेंट आउट हो रहा था, क्या रिलैक्सिंग था, या क्या वो बहुत ज़्यादा और बर्डन हो रहा था आपको? सी रिलैक्सिंग तो था, बिकॉज इस टाइम पे मैंने एक्साइटमेंट बताई ना कि वो जवान होने वाली एक्साइटमेंट की, लाइक अच्छा मेरी बॉडी वैसी हो रही है जैसी मेरे को चाहिए, तो वो वाली एक्साइटमेंट थी। बट 2-3 चीज़ें थी, ऑब्वियसली आपको दर्द होता है जगह जगह पे जब आपकी बॉडी ग्रो होती है, तो वो वाला डिस्कम्फर्ट था। प्लस एक एक्सपेक्टेशन वाला था कि आप सोचते हो ना कि यार उतना नहीं हो रहा जितना मेरे को चाहिए था। जैसे होता है कि जवानी में लड़के सोचते हैं कि यार 5-10 क्यों 6 निकाल लेता, 6.5 निकाल लेता, तो वो वाला मेरे को भी था कि थोड़ा कमर और ऐसे ऐसे उस वे में थोड़ा मतलब अपने आप को प्रेशर में लेना। बट वो थोड़ा रियलिस्टिकली आपको लगाना पड़ेगा यार कि आपकी बॉडी सबसे अलग है और एग्जैक्टली वैसी नहीं हो सकती जैसे आप चाहोगे, तो उससे थोड़ा सेटल होना, उसमें भी मेरे को बहुत मतलब डिप्रेशन हुआ, बट फिर लेवल हो गया। बट मैंने डिप्रेशन वगैरह की कभी दवाइयाँ नहीं खाई, मेरे को कभी डायग्नोज नहीं हुआ, मेरे को थेरेपी से ही हो गया मेरे ख्याल से। और ये मेडिसिन कितने साल तक चलेंगी, उसके बाद सर्जरी होगी, तो वो कितना लंबा पीरियड है? मेडिसिन आपको आप 18 साल के हो गए तब आप मेडिसिन शुरू कर सकते हो, फिर 1 साल तक आपको मेडिसिन लेनी होगी, तब आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी सर्जरी के लिए। और उसके बाद ये मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलती है, चाहे आप सर्जरी कराओ या ना कराओ, क्योंकि मतलब लाइफ लॉन्ग इन द सेंस कि 50-60 साल तक आप लोगे, जब तक आपकी बॉडी में हार्मोन होते हैं, उसके बाद तो नेचुरली एज के साथ लोगों में मेनोपॉज या जो भी होता है उसमें बंद हो जाते हैं। बट क्योंकि अगर मैं सर्जरी करवाऊँगी तो मेरी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन बनाने वाला ऑर्गन था वो हट गया, और एस्ट्रोजन मेरी बॉडी उतनी मात्रा में जितनी एक औरत बनाती है वो बनाती नहीं है। तो अगर मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन भी नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होगा, तो मेरी बॉडी मेनोपॉज में चली जाएगी, बोन्स वीक हो जाएंगी। तो अगर मैं सर्जरी करवाती हूँ तो मेरे को लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। और कितनी डेंजरस होगी है ये सर्जरी, कुछ ऐसा है आइडिया? सर्जरी सी अगर आप एनेस्थीसिया के अंडर जा रहे हो, वो इट्स अ रिस्क टू योर लाइफ, चाहे वो छोटी सी यहाँ से कुछ हटवाने की सर्जरी हो, चाहे वो सुंदर ऐसे नाक वाली सर्जरी हो, चाहे वो सेक्स चेंज हो, हर सर्जरी थ्रेट टू लाइफ होती है। बट ये सर्जरी इंटेंस है, यस, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना, उसके लिए वेट मैनेज करना, और फिर उसके बाद आफ्टर केयर इतनी ज़्यादा है। मतलब तो मतलब इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका है, मान लो आप एक बॉडी में पियर्सिंग करवाते हो, आपने बॉडी में एक होल बनाया, तो शुरू में वो बंद होने की कोशिश करेगा ना, तो उसमें आपको कुछ डाल के रखना पड़ता है ताकि वो बंद ना हो जाए। तो इस सर्जरी में भी ऐसा होगा कि आपकी बॉडी में एक नई कैविटी बनाई है, तो शुरू में आपकी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होगा कि वो उसको बंद करे, घाव को भरे। तो उसके लिए उस प्रोसेस को डायलेशन कहते हैं, कि आप लाइक अ मेडिकल डिल्डो यू यूज़ इट एंड यू हैव टू कीप इट ओपन। और बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है यार, दिन में तुम घंटों घंटों ऐसे कर रहे हो, मतलब क्लॉकवर्क की तरह, चलो डायलेशन का टाइम हो गया, सारा काम छोड़ के ऐसे बैठो और उस पर लग जाओ। और ऑब्वियसली पेन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और जो टेक्निक मैं करवा रही हूँ उसमें दे यूज़ अ ग्राफ्ट ऑफ योर इंटेस्टाइन, लाइक आपके सिग्मोइड कोलन का एक पार्ट लेते हैं और फिर उससे उस ऑर्गन की लाइनिंग क्रिएट करते हैं। तो इट्स वेरी इंटेंस, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन पेट कट रहा है बेसिकली, तो उसका रिकवरी और पेन बहुत ज़्यादा होगा। बट देन वही है, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि आपके लिए मतलब इज इट वर्थ इट फॉर यू या फिर इट्स नॉट वर्थ इट फॉर आपने कैसे कॉल लिया कि यस इट इज़ वर्थ इट फॉर मी, इतना ज़्यादा लाइफ रिस्क? सी बिकॉज मेरे लिए पर्सनली वो मेरे लाइफ के हर एस्पेक्ट को हैम्पर कर रहा था, मतलब प्रोफेशनली ऑल्सो, क्योंकि अब मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, जिस तरीके के कपड़े मुझे पहनने हैं मैं पहन सकती हूँ, बट आई हैव दिस थिंग कॉल्ड टकिंग। बेसिकली यू टेक व्हाट यू हैव और उसको जस्ट टक इट अवे, बट ऑब्वियसली दर्द होगा ना, दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज लाइक स्क्विश्ड ऐसे सारा दिन, तो वो है। प्लस लाइक मेरे को वैसे भी अच्छा नहीं लगता व्हेन आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ, मेरे को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। प्लस रोमांटिक रिलेशनशिप्स में मतलब आई फाउंड पार्टनर्स जिनको प्रॉब्लम नहीं है, मे बी देर लाइक मुझे तू पसंद है, अब तेरा जो भी है जैसे भी है चलेगा, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। मतलब मैं ऐसे समझाती हूँ लोगों को कि ये एक तरीके से मेरी इनसिक्योरिटी है। तो मतलब जिस तरीके से मेल बॉडी वर्क करती है, अब इमेजिन करो मैं किसी के साथ हूँ जो मेरे को पसंद है एंड वर गेटिंग इंटीमेट, तो मेरी बॉडी मेरी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी को और बड़ी बना देती है। अब मान लो किसी की इनसिक्योरिटी है कि उसके हाथ पतले हैं, लाइक किसी लड़के को है कि मेरे हाथ बड़े स्किनी है यार, हर टाइम उसको उसकी बंदिश होगी उसके हाथ और पतले हो जाए, तो वो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो जाएगी ना, आप कैसे मतलब। तो मेरे को यही था कि मेरा पर्सनल, प्रोफेशनल और रोमांटिक सारे एस्पेक्ट्स
हैम्पर हो रहे हैं। जैसे जब सर्जरी हो जाएगी उसके बाद मतलब कंसीव कर सकते हैं ऐसे फीमेल बॉडी जब आप कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब शुरू होना एंड ऑल ऑफ दैट ये सब हो नहीं जाता नहीं है? नहीं, सो जब वो सर्जरी कर रहे हैं वो सिर्फ वैजिनल कैविटी और वजाइना के आउटर स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, बट प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन वो सब इंटरनल, मतलब आपकी ओवरीज और आपका यूट्रस या बच्चादानी वो सब वो नहीं लगा सकते या नहीं बना सकते। तो वो सिर्फ एक स्ट्रक्चरल चीज़ है, मतलब प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको नहीं चाहिए किड्स? नहीं चाहिए, मतलब बहुत टाइम तक ये चीज़ भी मेरे को बॉदर करी थी, बिकॉज लाइफ में मेरे को पहले लगा था कि मेरे को कभी बच्चे नहीं चाहिए इससे पहले, बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को कभी बाप नहीं बनना था। डू नो व्हाट आई मीन, लाइक वो उस वे में मैं अपने आप को इसलिए फ्यूचर नहीं इमेजिन कर पा रही थी कि मैं देख नहीं पा रही थी कि मैं आगे जाके किसी बच्चों का फादर बनूं। बट नाउ इफ़ आई लुक एट माई सेल्फ एज बींग अ मदर इन द फ्यूचर, वो रोल एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लगती है कि हाँ मैं उसके लिए बनी हूँ, बट वही है बायोलॉजिकली नहीं पॉसिबल है। तो अब वो भी प्रोबेबली आपके अंदर फीमेल हार्मोन्स अब आ रहे हैं तो मे रियलाइजेशन बी हुई हो। कुछ मैटरनल ऐसा जाग गया। अभी आप खुश हो अपनी लाइफ से? बढ़िया चल रहा है सब? अभी हाँ, अभी मैं बहुत खुश हूँ मेरी लाइफ से, टच वुड, मतलब सब बढ़िया चल थोड़ा आप वहाँ उसका बताओ जिस कॉलेज में आप अभी हो, वहाँ पे जैसे उनको पता चला कि व्हाट यू वर, कॉलेज तो सी कॉलेज के साथ आई टेल यू 2 साल में गई नहीं, अभी आई एम डूइंग डिस्टेंस लर्निंग। तो मेरा कॉलेज है व्हाट्सएप की ग्रुप चैट, अच्छा। उसमें उनको पता भी चला तो उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा हाइप इस बात की थी कि भाई ये तो इन्फ्लुएंसर है, फेमस बंदी है, और वो वाला हाई हेलो उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आई फील लाइक मेरी जनरेशन के लोग थोड़े चिल हो गए हैं इस मामले को लेकर, और नहीं भी हो गए हैं तो आई फील लाइक लोग बैकअप कर लेते हैं। मतलब मैंने कितनी बार देखा है, जैसे मैं शूट पे थी, 4 बंदे एक स्कूटी पे, पहली बात तो रेड फ्लैग यहाँ पे, सामने से जा रहे हैं और मैं शूट कर रही हूँ, तो सामने से जा रहा है 2500 2000 2500 2 रेट चिल्ला रहे हैं बेसिकली। तो वो आगे वाला चिल्ला रहा था, उसके पीछे वाले 3 ने उसी को ऐसे सर पे मार के क्या कर रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा है मेरी जनरेशन में कि एक दूसरे को कॉल आउट कर लेते हैं, कोई सा आउट ऑफ लाइन है भी तो। अभी वैसे अटेंशन मिलती है जैसे मान लो कोई रैंडम स्ट्रेंजर आपको देख रहा है, लाइक फेमस वाली अटेंशन या वुमन वाली वुमेन attention? वाली अटेंशन, हाँ तो ऑब्वियसली उस वो टाइम तो, कैसा लगता है? आई मीन इफ इट्स रिस्पेक्टफुल, कोई देख रहा है तो चलता है, बट वही अनकंफर्टेबल मत करो ना। अटेंशन किसको नहीं अच्छी लगती, हर कोई चाहेगा वो जाए तो यार 4 लोग मुड़ के देखें, बट वही है कि लाइक टेढ़ी हंसी या फिर कमेंट्स वगैरह वो तो किसी को नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, पर वैसे जब आप पार्टी वार्टी करते हो तो लड़के अप्रोच करते हैं आपको ऐसे ही जो जैसे? नहीं जानते कि तुम फेमस हो या इन्फ्लुएंसर हो तो वो लोग ऐसे अप्रोच करते हैं आगे? हाँ बहुत ज़्यादा, वो लोग तो मतलब आई फील लाइक हर कोई एक दूसरे को अप्रोच करता ही है। कोई इंसिडेंस है फनी तो बताओ। नहीं बट पता है क्या, मैंने ना मतलब मैं ऑर्गेनिक वाली डेटिंग और अप्रोचिंग पीपल से मैं बहुत दूर रही हूँ, और मेरी पार्टीज़ और इवेंट्स भी मैंने वर्क वाले ही करे हैं मोस्टली, तो मेरी इन्वायरमेंट वैसी रहती है, और डेटिंग मैंने मोस्टली ऑनलाइन करी है। और मेरे को बड़ा है कि गेट गो से यार प्रोफाइल पे मेरे को लिख के रखना है, क्योंकि अगर तुम्हारे लिए चलेगा तो आना, वरना ना मेरा टाइम वेस्ट हो ना तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। तो मेरे लिए ऐसी ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट्स होती नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे लड़के मतलब कई कि हाँ नहीं सब ठीक है लेकिन बस फ्रेंड्स को नहीं बताना, पेरेंट्स को नहीं बताना, वो वाला पूरा ड्रामा चला था शुरू शुरू में। और मैं बहुत चला भी रही थी इन द सेंस, क्योंकि जब मैंने ट्रांजिशन शुरू किया था ना, तो भर भर के मेरे को आके लोग ऐसे कहते थे कि लाइक तुझसे कौन प्यार करेगा, तेरे को कोई मिलेगा भी नहीं, आगे जाके शादी भी नहीं होगी। तो मेरे मन में ये बहुत बड़ा फियर बैठ गया था कि यार अकेले रहना पड़ेगा। तो मेरे को जो भी घिसा पिटा बंदा मिल जाता था मैं तो उसको उससे टाइम पास हो रहा था? हाँ कि नहीं यार इतनी मुश्किल चीज़ कोई मेरे को मिल गई है और जो फिर उसके बाद मिलनी बता थी। देख मुझे मिल गया बेटे, तू कह रहा था नहीं मिलेगा, मुझे मिल गया कोई। भाई तुम्हें मैं मिल गई। तो अभी कैसे लड़के आपको अट्रैक्टिव लगते हैं? मेरे को मोटा पैसा एनआरआई। नहीं जस्ट किडिंग। सी आई लाइक पीपल हु आर लाइक नॉट फनी इन द सेंस कि तुम्हें कॉमेडियन होना पड़ेगा, और मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर समझो, मेरे को जोक्स एक्सप्लेन करना बिल्कुल नहीं पसंद। आई ऑल्सो लाइक मतलब विजुअली थोड़े लंबे चौड़े ऑब्वियसली, बिकॉज आई फील लाइक मैं ऑलरेडी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, तो आई वॉन्ट समवन हु स्ट्रॉन्गर देन दैट। एंड उसके अलावा आई लाइक समवन हु इज़ लाइक थोड़ा सेंसिटिव, नाइस विद किड्स, नाइस विद पीपल, बस अच्छा इंसान हो। ये तो सही बात है, अच्छा इंसान होना। बेयर मिनिमम मांग रही। अभी वैसे चिल कैसे करते हो तुम? लाइक अगर पार्टी करनी है या चिल करना है तो कैसे करते हो? यू हैव योर फ्रेंड्स योर पीपल, और कहाँ हाउस पार्टी करते हो? कुछ बताओ कैसे। I just use my fame भाई, like I'm just like hi I'll put a story, करवा दो तुम्हारे क्लब में एंट्री, like तुम्हारे रेस्टोरेंट में माई टेबल रिजर्व करवा दो, हाँ डाल दूंगी फोटो। तो मेरा तो यही है, whenever ये you're चल रहा है, ये free, करते हो? और नहीं तो like
बट आई एम डूइंग देम अ फेवर, वैसे मैं पैसे लेके करूँगी तो उनका भी प्रमोशन, तो दैट्स व्हाट आई डू इफ़ आई एवर हैव टाइम। बट पर्सनली मैं एक बात बताऊँ, लकीली मेरा काम ऐसा है कि मेरे को मेरा काम ही बड़ा मैं एन्जॉय करती हूँ। मेरे को मेरे काम से चिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं अगर अभी सेट पे हूँ तो ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि चलो मैं खुश होके जाऊँगी यहाँ से, थक के नहीं जाऊँगी, तो वो भी है। आपके ऐसे ग्रुप्स भी है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो मतलब एलजीबीटीक्यू वाले लोग हैं वो हैं? हाँ, कई मतलब शुरू-शुरू में तो बहुत ज़्यादा ही थे, क्योंकि मतलब मेरे को था यार कि अपने जैसे लोग मिले तो इंसान को अच्छा लगता है। प्लस आपको थोड़ा पागल फ़ील होता है, क्योंकि जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, वो इतनी अलग है। जैसे अभी मैं इस रूम में हूँ, इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ़ की होंगी, जो शायद आप में से कोई भी नहीं समझ पाएगा, चाह के भी। बट एक ऐसा इंसान जिसको मैं बोल रही हूँ, वो बोल रहा है, "हाँ, हाँ, समझ गई, मेरे साथ भी ऐसा होता है।" तो वो बड़ा नाइस होता है उस वाली कंपनी में, मतलब शेयर्ड एक्सपीरियंसेस वगैरह। एंड अभी सोशल मीडिया के थ्रू तो बहुत सारे कॉमन इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स, कॉमन एलजीबीटी फ्रेंड्स, क्योंकि यूजुअली ब्रांड्स वगैरह अगर कोई कैंपेन कर रहे हैं एलजीबीटी फोकस, तो वो 3-4 इन्फ्लुएंसर्स बुलाएंगे, तो वहाँ से हाई हेलो हो ही जाती है। आप ऐसे किसी पार्टी में गए हो जो स्पेशली पार्टीज होती हैं एलजीबीटीक्यू की? हाँ, सी बहुत शुरू-शुरू में मैं गई थी, बट आई डोंट नो यार, आई फ़ील लाइक मैं पार्टी वाले लाइफ़स्टाइल के लिए बनी। उधर बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली थी, प्लस मेरा ड्रिंकिंग का सीन है नहीं, तो मैं ज़्यादा एन्जॉय खुल के कर नहीं पाती। प्लस मैं ना बहुत डम थी, मैं बताती हूँ। मैं एक्चुअली क्लब सेटिंग में, मतलब होटल के बॉलरूम था, उधर इवेंट था और वहाँ पे सिटिंग एरिया था। तो मैं बैठी हुई थी मेरे फ्रेंड के साथ और 2-3 लड़के इधर मंडरा रहे थे। तो मेरे को लगा यार खड़े हुए हो तुम, गर्मी है, सब थक गए, तो मैंने इशारा कर दिया कि आओ बैठ जाओ। तो वो आके वो गलत समझ गया ऑब्वियसली, फिर मेरे फ्रेंड ने मेरे को पकड़ के समझाया कि पागल है, कैसे पार्टीज़ में किसी को बुलाएँगे तो यही समझेगा ना। तो मैं बहुत अनकल्चर्ड हूँ उस वाले कल्चर में। तो मेरे को बड़ा डर लगता है कि मैं किसको क्या सिग्नल कर दूँ, तो मैं दूर ही रहती हूँ। अच्छा, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और नॉर्मली इन्फ्लुएंसर या हम ही लोगों को इतने सारे नेगेटिव फीडबैक आ जाते हैं। आपको भी आई एम श्योर आपको तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आते होंगे कुछ सेक्शन, तो आप उससे कैसे डील करते हो यार? आप परेशान नहीं होते? यार मैं उससे डील करती हूँ, मतलब आई एम अ बिजनेसमैन्स डॉटर, तो मेरे को दिखता है अच्छे बुरे आए कमेंट आ रहा है, और ब्रांड ये नहीं देखता कि आपके पोस्ट पे 400 अच्छे कमेंट है या 400 गंदे कमेंट है, वो देखता है ये बंदी नंबर जनरेट कर रही है, इसके साथ कोलैब करो। तो मैंने बहुत जल्दी ये रियलाइज़ कर लिया कि कमेंट्स जो है ना वो नंबर्स है, और उसको आप जितना जल्दी कैपिटलाइज़ करना सीख जाओ बेटर है। तो मैंने एक ट्रिक निकाली कि मैं रिप्लाईज़ करने लग गई। पहले बड़ा ऐसा होता था कि इन्फ्लुएंसर्स दे आर लाइक सो अबव एवरीवन, और कोई रिप्लाई नहीं करता था। किसी इन्फ्लुएंसर का रिप्लाई आने से बड़ी बात होती थी। तो मेरे को था कि कोई मेरे से बदतमीज़ी से बात करेगा तो मैं उससे भी डबल बदतमीज़ी से रिप्लाई करूँगी। फिर क्या होता था, कमेंट में थ्रेड शुरू हो जा रही है, 10 लोग मेरे फेवर में बोल रहे हैं, 10 अगेंस्ट बोल रहे हैं, उसमें मेरी वीडियो वायरल चली जा रही है। फिर पूरा ट्रेंड आ गया जहाँ पे मेरे कमेंट के रिप्लाईज़ के स्क्रीनशॉट्स ले लेके लोग मीम्स बना रहे हैं, तो उस वजह से मेरी अच्छी पीआर मार्केटिंग हो गई। प्लस रियलिस्टिकली मेरे को ऐसा लगता है ना, आई डोंट नो बाकी क्रिएटर्स का, बट एलजीबीटी क्रिएटर्स एटलीस्ट हमने अपने घर में और स्कूल में मतलब इतनी बातें सुन रखी हैं कि क्या कमेंट क्या है यार, फ़ोन बंद कर दूँगी तो कहाँ जाएगा कमेंट। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कोई इन्फ्लुएंसर ही आपको अप्रोच कर रहा है, ये बंदी तो फेमस हो रही है यार, इससे कोलैब करता हूँ, मेरे फॉलोअर बढ़ेंगे, ऐसे कुछ फीलिंग आई है किसी ने ऐसे कोलैब करने के लिए अप्रोच किया हो? सी ऑब्वियसली आई, जब मैं मतलब आई फील लाइक गोइंग वायरल ना ऐसे वेव्स में होता है। आप चढ़ते हो, फिर थोड़े टाइम के लिए आप बोरिंग हो जाते हो, फिर आप कुछ रीब्रांड करते हो अपने आप को, फिर आप दोबारा चढ़ते हो, और उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स, ब्रांड्स वगैरह सब आते ही हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मतलब मैं भी पर्सनली देखती हूँ यार कि कोई है जो मेरी वाइब सेट हो रही है और जा रहा है बंदा, तो मैं भी रीच आउट कर लेती हूँ कि कर लो, एंड आई थिंक इट्स गुड ओनली। क्रिएटिव आइडियाज़ शेयर हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म शेयर हो जाता है। और जो आप आजकल आपने देखा होगा कि मीम्स भी बहुत बन रखे हैं, तो वो आप जब आप देखते हो तो उस पे कैसा, मतलब आपको बुरा लगता है वो देख के? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? यार बुरा, मेरे को पर्सनली मैं एक बात बताऊँ, मेरे को कभी बुरा नहीं लगा एक्सेप्ट फॉर 2-3 मीम्स जहाँ पे वो आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या मेरे पेरेंट्स की फ़ोटो, या इफ़ आई एम डेटिंग समवन उसकी फ़ोटो, वो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा चीप हो गया। बट उसके अलावा तो मेरे को लगता है भाई पीआर में मैं पैसा खर्चूँगी, उसकी बजाय तुम ही कर रहे हो, तो व्हाई नॉट? हाँ, ये सही है, सही स्मार्ट हो आप वैसे कभी इस ऐसा हुआ है मामले तुम में। बाहर पब्लिकली जा रहे हो पेरेंट्स के साथ और कोई आया फोटो खिंचवाने के लिए, फिर पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है, वो कह रहे हैं यार वाह भाई अब लड़की ने कुछ बढ़िया नाम कर दिया। हाँ, ये एक्चुअली मेरी फेवरेट मोमेंट है। जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं मना रही होती हूँ कि यार कोई ना आए, क्योंकि अकेली हूँ तो मैं जैसे झल्ली सी बन के घूम रही होती हूँ, तो मेरे को होता है कि फ़ोटो भी अच्छी नहीं आएगी। फिर जब मैं पेरेंट्स के साथ होती हूँ तो मेरा रहता है कि यार कोई आ जाए एक बार। और मेरे पेरेंट्स को भी इतना ज़्यादा ऐसे भगवान बना के रखा है ना लोगों ने, क्योंकि जो उन्होंने किया है मतलब मुश्किल है यार। क्योंकि आपको
मतलब मुझे जिन लोगों को फेस करना है उससे 10 लोग बढ़ के मेरे पेरेंट्स को फेस करना है, और मेरे पेरेंट्स को मेरे से पहले वाली जनरेशन फेस करनी है, मेरे रिलेटिव्स वगैरह, तो वो तो और कम चिल होंगे, तो उस वजह से उनको भी अलग अटेंशन मिलता है। मतलब मेरी मम्मी का अलग फैन पेज चल रहा है। अच्छा, अरे वाह, आंटी खुश हो रही होंगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ जो ये सर्जरी और मेडिसिन का प्रोसीजर है, हाउ एक्सपेंसिव इज इट, कि कितना खर्चा आता है, क्या हर कोई ये कर सकता है अफोर्ड या नहीं? सी खर्चा, अब मैं कैसे बताऊँ, कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है। कुछ कंट्री में इंश्योरेंस कवर करती है, इस कंट्री में इंश्योरेंस कवर नहीं करती है। इस कंट्री में स्पेसिफिकली कुछ जगह से कुछ साइकियाट्रिस्ट कुछ चार्ज करते हैं, कुछ साइकियाट्रिस्ट कुछ चार्ज करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज भी अगर मैं ये सर्जरी करवाना चाहूँ तो मैं फ्री में करवा सकती हूँ, बट वही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट होगी और मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको लगेगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक्सचेंज ऑपरेशंस करता है? हाँ, अच्छा, बट उसके लिए मतलब आपको वही अपना डायग्नोसिस का प्रूफ जनरेट करना है और अपना मतलब वेटिंग और वो सब आपको करना पड़ेगा। डायग्नोसिस का प्रूफ क्या होता है? डायग्नोसिस का प्रूफ इन द सेंस कि आपको जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस अब इसको बोलते हैं, या जेंडर डिस्फोरिया, ये आपको है। एक साइकियाट्रिस्ट ने आपको क्लियर कर दिया कि वही जो मैंने बताया था कि मान लो कोई और इशू है और उस चक्कर में अब बंदा सर्जरी करवा ले, फिर पता चले कि नहीं नहीं प्रॉब्लम तो कोई और थी, तो सारी लाइफ रिग्रेट ना हो, इसलिए आपको एक डायग्नोसिस चाहिए कि चलो बी श्योर कि आप ये आपके लिए है या नहीं। प्राइवेटली आप देखोगे तो मैं एस्टिमेट बताती हूँ, आप सर्जरी का लगा के चलो 2.5 लाख से 7 लाख। इतनी बड़ी जंप क्यों? क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब जिनको इंटरकोर्स नहीं चाहिए लाइफ में, एज हो गई है और या फिर उनको नहीं चाहिए, तो वो सिर्फ हटवा के और आउटर स्ट्रक्चर बनवा लेते हैं, उनको डेप्थ या पेनिट्रेशन नहीं चाहिए उनको। फिर एक टेक्निक होती है जिसमें वो सिर्फ आपकी जो स्किन वहाँ पे है उसी से सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एक टेक्निक होती है जो मैंने बताया जिसमें वो इंटेस्टाइन की लाइनिंग लेके उसको लगा रहे हैं, क्योंकि वो मतलब इट्स वेरी सिमिलर जो नेचुरल वजाइना की लाइनिंग होगी। तो ऐसी टेक्निक टू टेक्निक प्राइस भी डिफ़र करेगा, क्योंकि हर टेक्निक मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग होती है, उसमें यूज़ होने वाली दवाइयाँ अलग होती हैं। तो सर्जरी का आप 2.5 से 7 लाख लगा लो। हॉर्मोन्स आप 1,500 से 2,000 हर महीने आप लेके चलो। अनलेस आप ऑब्वियसली देयर इज़ मेडिसिन्स जो आप सस्ते में ले सकते हो, और बट आई रिकमेंड अगेंस्ट दैट, कोई आप अच्छी जगह से ही लो और नॉक ऑफ से मत लो। और सर्जरी मेन जो एक्सपेंसिव सर्जरी होती है सेक्स चेंज के अलावा, वो होती है मतलब फेशियल फेमिनाइजेशन या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, या मतलब जो भी आप बॉडी जो चीज़ें ब्यूटी में क्लासिफाई हो सकती है ना, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। आप उसके लिए भी जाओगे? मेरे को शुरू में बहुत ज़्यादा था, तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि लाइक शुरू में मैं बहुत तगड़ी वाली इनसिक्योर कि ये भी कराना है, ये भी कराना है, ये भी करवाना है। बट अभी हॉर्मोन्स के बाद प्लस आई फील लाइक जिस हिसाब से मेरी लाइफ चेंज हुई है ना, जो कॉन्फिडेंस मुझ में आया है, वो मेरे को मेरी बॉडी को लेकर भी आया है। तो मेरे को है कि उतनी चीज़ें नहीं, बट मे बी आगे जाके। प्लस मेरे को लगता है यार इतना बड़ा रिस्क, डू यू नो व्हाट आई मीन, कि अभी बुरी तो नहीं लगती हूँ, बट सर्जरी के बाद इट कैन गो रॉन्ग। तो एवरेज शक्ल को बिगाड़ने का रिस्क लेना इज़ थोड़ा हाँ, वो भी रिस्की होती हैं चीज़ें। सो मेनी थिंग्स। जैसे मान लो आप नाक की सर्जरी करवा रहे हो, उन्होंने गलती से ज़्यादा हड्डी शेव कर दी या कार्टिलेज हटा दिया, नाक कोलैप्स कर गई है, आप सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हो, या फिर टेढ़ी कर दी नाक, या फिर मतलब रिजल्ट्स नहीं अच्छे लगे आपको, या फिर लोग फिलर्स वगैरह करवाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी बॉडी एलर्जिक होती है फिलर्स को, तो उसका पूरा एलर्जिक रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ज़्यादा कॉस्टली होता है या ये नॉर्मली? ये ज़्यादा कॉस्टली होता है यूजुअली। तो आप इंडिया में ही कराओगे, इंडिया के बाहर प्रेफर मेरे सर्जन करोगे? इंडिया में ही है, डॉक्टर नरेंद्र कौशिक ऑलमेक करके एक क्लिनिक है, वो पूरा हॉस्पिटल ही एक्चुअली स्पेशलाइज्ड है फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर। और उन्होंने जो टेक्निक में करी, उन्होंने एक्चुअली वो उनका ब्रेन चाइल्ड है, वो टेक्निक उन्होंने खुद इन्वेंट करी थी, तो ही इज़ लाइक रिनाउंड वर्ल्ड ओवर। बहुत लोग आते हैं इंडिया के बाहर से वहाँ पे सर्जरी करवाने। दिल्ली में ही है? हाँ, वाह यार। तो थोड़े अपने आप आगे के प्लान्स बताओ, कोई आपने रियलिटी शो वगैरह करा है मेरे ख्याल से? नहीं रियलिटी शो मैंने करा नहीं है, बट बहुत सारे रियलिटी शोज़ के लिए मेरे को अप्रोच किया गया है। एंड अभी ऑलमोस्ट एक मेजर रियलिटी शो मैं करने वाली थी, बट देन आई रियलाइज कि मेरे को टाइम देना है अपने आप को, थोड़ा सा मेरे को एंटरटेनमेंट ट्राई करना है, लाइक फिल्म्स एंड मूवीज़ एंड ऑल। और मेरे को लगता है कि रियलिटी के बाद उधर जंप करना थोड़ा मुश्किल होता है। आई फील लाइक रियलिटी के बाद आप रियलिटी टू रियलिटी टू रियलिटी थोड़ा उसमें लग जाते हो। तो मेरे प्लान्स अभी है, मेरे को वापस पैजेंट्री ट्राई करनी है।
बिकॉज मैंने पैजेंट्री करी हुई है. आई वॉज फर्स्ट रनर अप इन मिस ट्रांस क्वीन इंडिया विच इज़ लाइक अ नेशनल लेवल मिस इंडिया फॉर ट्रांस पीपल. और अभी मिस इंडिया आई वॉन्ट टू गो. देव इन्वाइटेड मी ऑल्सो मैनी मैनी टाइम्स बट सर्जरी का चक्कर आ रहा है. अच्छा. और मेरे को भी है कि सर्जरी के बाद मैं जाऊँगी तो आई बी मोर कंफर्टेबल. तो मेरा प्लान अभी फोकस्ड ऑन पैजेंट्री और फिर मे बी क्रैकिंग बॉलीवुड. अरे वाह, आपको लग रहा है, आपको वैसे लगता है बॉलीवुड में इक्वली आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, या थोड़ा सा स्पेशल कि इसके पास ऑडियंस भी है और थोड़ा यूनिक साउंड करेगा तो आपको लग रहा है कि मतलब मेरा चांस और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, या आपको अपनी एक्टिंग पे कॉन्फिडेंस है कि मैं इतनी अच्छी एक्टर हूँ कि मैं क्रैक कर ही लूँगी? एक्टिंग तो देखो मेरा बैकग्राउंड है थिएटर में और थोड़ी बहुत क्लासेस करके मतलब वो तो स्किल है. कला तो जो मेहनत करेगा वो सीख जाएगा. बट अब अगर मैं ऐसे बोलूँगी मेरे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो नहीं मिलेगी. रियलिस्टिकली मतलब आपको सोच के चलना पड़ेगा. और इस पे आप बैठ के रो भी नहीं सकते कि मे बी मैं ट्रांसजेंडर हूँ इसलिए नहीं मिलेगी. अब वो ऐसी फील्ड है ना जहाँ पे आपकी लुक्स और आपकी स्टोरी और आपका अपील फॉर अ कैरेक्टर मैटर करता है. तो मे बी अगर मैं ट्रांसजेंडर नहीं होती, मान लो मेरी एज कम या ज़्यादा होती, तो मेरे को 10 रोल नहीं मिलते कि नहीं नहीं हमें तो इसी एज प्रोफाइल का कोई चाहिए. या मेरी लुक्स कुछ ऐसी होती कि नहीं नहीं हमें ऐसी लड़की चाहिए, लंबी चाहिए, छोटी चाहिए. तो उस वे में तो आपको रहेगा ही रहेगा. प्लस आई थिंक अगर मैं नॉन एंटरटेनमेंट फैमिली से आउटसाइडर, वो वाली स्ट्रगल तो ऑब्वियसली 100% रहेगी ही रहेगी. तो वही है कि स्ट्रगल कौन सी फील्ड में नहीं है यार. अच्छा, जो पहले के जो दोस्त थे, जब तुम व्हेन यू वर अ मेल राइट, तो उस टाइम जो बॉयज थे वो भी कनेक्टेड हैं, वो दोस्त हैं अभी, या फिर सब हट गए हैं, कैसा है फ्रेंड सर्कल, कैसा थोड़ा बताओ? सी मेरे दोस्त मतलब लड़के ज़्यादा थे ही नहीं स्कूल में. मैंने लड़कों से बातचीत शुरू में करी 4th-5th क्लास तक. फिर 10th क्लास तक बिल्कुल ही मतलब वो हो गया क्योंकि उस टाइम भी मेरे को लगता है लड़के थोड़े पागल से होते हैं यार, कुछ भी बोल देते हैं जब बड़े हो रहे होते हैं. फिर 11th-12th तक थोड़ी अकल आती है सबको, फिर शांत होते हैं. तो उसमें मैंने वापस लोगों से बातचीत शुरू करी. बट इतना डीप फ्रेंडशिप मैंने कभी बिल्ड करी ही नहीं कि लास्ट करे. बट अभी बहुत ऐसा हुआ था जब मैंने जोश टॉक करी थी. तो मेरी जोश टॉक थी मोस्ट व्यूड जोश टॉक ऑफ द एंटायर ईयर 2023 की. तो वो बहुत लोगों ने देखी और बहुत सारे लड़कों के मैसेज आए मेरे को स्कूल के. एक मेरा फ्रेंड था, नाम तो नहीं लूँगी, और एक मेरा फ्रेंड था वो मतलब हम बहुत क्लोज थे क्योंकि हम दोनों को लाइक हिंदी में हम बहुत अच्छे वाक्य बनाते थे साथ में. तो हम हिंदी टीचर के फेवरेट थे, साथ में बैठे थे. और वो धीरे धीरे मतलब ड्रिफ्ट अपार्ट सा हो गया. तो मेरे को कभी समझ नहीं आया. फिर उसका मेरे को मैसेज आया कि यार सॉरी, पीयर प्रेशर में मेरे को मतलब उस टाइम पे मेरी टांग खींचती थी कि तू भी मीठा है क्या, तू भी ऐसा. तो होता है ना उस वे में लोग थोड़ा. तो मैसेज आया था, मैंने रिप्लाई नहीं किया बिकॉज अब मैं बिग डील हो गई. और गर्लफ्रेंड्स, कोई लड़कियां दोस्ती उस दौरान जो अभी कनेक्टेड है? फ्रेंड्स तो अभी भी मेरी हैं बहुत सारी. बट वही है कि उतना नहीं हो पाता है. मेरी बेस्ट फ्रेंड कनाडा में है तो उसमें पूरी मैथ्स ही लगती रहती है कि कब उसकी सुबह कब मेरी सुबह, कॉल कैसे होगी. और भी स्कूल फ्रेंड्स हैं बहुत सारे और चलता रहता है यार. बट मेरा अब सबका अलग अलग हो गया ना, किसी का कॉलेज है, किसी का काम है. और टीचर्स वगैरह कैसे कुछ वो टीचर्स react मेरे, करते थे? हाँ टीचर्स बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को पसंद थी टीचर्स. और इसका मैं बताती हूँ कि मेरे को ना मतलब बहुत कंफर्ट मिलता था टीचर से क्योंकि मैं हमेशा जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस वाली साइड थी मेरी. तो टीचर से तारीफ़ में जो वैलिडेशन मिलती थी वो मुझे और किसी तरीके से नहीं मिल रही थी. मतलब स्कूल में आप होता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हो और उस तरीके से अटेंशन ले रहे हो, या फिर मतलब जो भी अच्छी चीज़ें होती थी वो मैंने एक्सपीरियंस करी नहीं. उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ टीचर्स की अटेंशन और तारीफ़ होती थी. तो टीचर्स और मेरा बहुत स्पेशल बॉन्ड है. अभी भी हम लोग बात करते हैं. आफ्टर स्कूल भी मैं कितनी बार मिली हूँ मेरी टीचर्स से. और अभी मेरे स्कूल में मेरे को इनवाइट कर रहे थे एक्चुअली वहाँ पे आके कि मैं स्टूडेंट्स वगैरह से मिलूँ. तो गए थे फिर? गए अपने उधर? स्कूल का नहीं, अभी नहीं. आई डोंट नो, मेरे को अजीब लगता है थोड़ा वहाँ पे वापस जाने में. पता नहीं, मेरे को लगता है वहाँ पे इतनी बैड मेमोरीज है कि और कोई ऐसी मेमोरी आप शेयर करना चाहते हो स्कूल टाइम पे हुई हो? हाँ सी स्कूल में ना जैसे वॉशरूम जाना होता था तो यूरिनल मैं नहीं यूज़ करती थी बिकॉज मेरे को वो पार्ट ऑफ माई बॉडी बिल्कुल पसंद नहीं है. तो मेरे को था कि नहीं, तो मेरे को अंदर क्यूबिकल में जाना था कि मैं वहीं कंफर्टेबल हूँ. तो वो क्या करते थे ना, क्यूबिकल के लॉक्स तोड़ देते थे जान के. उनको जब किसी को पता कि उस क्यूबिकल में मैं हूँ तो उस पर नॉक करे जा रहे हैं, ऊपर से कुछ डाल रहे हैं, नीचे से कुछ डाल रहे हैं. मतलब बहुत ही छोटी सी बेसिक चीज़. तो मेरे को ऐसा था कि मैं स्कूल में सारा दिन मैं इसलिए बैठी रहती थी कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना. फिर 1 घंटे की मेरी बस होती थी, फिर मैं घर आके ऐसे जाती थी. कितनी बार उसकी वजह से मेरे को ऐसे पेट में दर्द रहता था कि क्या वॉशरूम जाए. डर लगता है यार, मेरे को नहीं पसंद था. मतलब वॉशरूम बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था. और स्पोर्ट्स पीरियड भी वही था. मतलब लड़के वगैरह बहुत ज़्यादा
अग्रेसिव हो जाते थे कि अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ कि यार तूने क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट और स्पोर्ट्स वाले सर भी बड़ा मतलब उसमें लगे पड़े हैं मेरे को ताने मारने में। तो बच्चों को ना एक शय ऐसी मिल जाती थी कि सर बोल रहे हैं तो हम कैसे नहीं हम बोले। तो नहीं था इतना मतलब। वो वैसे उम्र भी ऐसी होती है, सब लौंडे लपाटे बिना कुछ भी बिना सोचे सब समझे इतना ज़्यादा उसमें होता है ना कि लाइक अपनी मर्दानगी प्रूव करने में कि हम नए नए मर्द बने हैं, सबको बताना है। भाई सभी करते हैं ऐसी मौज मस्ती, किसने नहीं करी उस उम्र में भाई, सब कुछ ना कुछ अनशंड बोलना। हम ही साले आपस में इतनी अरे करते थे। टीचर को नहीं छोड़ते, बच्चों को नहीं छोड़ते, कुछ पेन मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। 11वीं 12वीं में आकर थोड़ी अकल आती है, फिर स्कूल से निकल जाते हैं। पर ये अच्छा है कि अब आपके साथ सब बढ़िया है और हाँ। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को अच्छे से। अभी इस दौरान जैसे मेडिकेशन चल रही है तो वर्कआउट वगैरह करते हो आप? ये सब रिकमेंडेड है वर्कआउट करना? हाँ हाँ, आप सब कर सकते हो मेडिकेशन पे, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते। और वर्कआउट तो मेरे को बढ़ाना भी पड़ेगा बिकॉज मेरी सर्जरी वेट गेन की वजह से ही डिले हो गई। तो अभी मेरी एक्सरसाइज वगैरह सब चालू है। जिम में जाती हूँ, मेरे को पसंद है जिम जाना बहुत ज़्यादा। इससे पहले नहीं जाती थी, मेरे को बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता था। इवन जिम में भी अभी मेरे को याद आया तो मैं बता रही हूँ कि लाइक कुछ कुछ एक्सरसाइजेज या पोजेज ऐसे होते हैं जो मैं नहीं कर पाती। तो वो भी मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट है कि यार एक बार सर्जरी का निपटे तो मैं भी वो सुंदर वाले जिम वाले मैचिंग सेट्स और लेगिंग्स वगैरह पहन के वो वाली एक्साइटमेंट भी है। और जैसे लड़कियों को मेकअप करना बहुत पसंद होता है, तो आपको भी है वो आ गया माइंड में मेकअप कि तो हाँ मेरे को भाई शुरू से ही पसंद था, बट मैं खुद पे नहीं कर सकती थी, लेकिन मन करता था, लेकिन मैं दूसरों पे करती थी। तो मेरी बहन ने तो ऐसे कानों को हाथ लगाया था कि चलो मैं बच गई, क्योंकि उसको नहीं पसंद मेकअप वगैरह और मेरे को बड़ा था उसको पकड़ पकड़ के मेकअप करना, बाल करना। तो अब उसको शांति है कि चलो अपने पे लगी पड़ी है, मेरे को नहीं तंग करेगी। ऑल राइट एला, मज़ा आ गया आपसे बात करके और बड़ा ही अच्छा यूनिक पॉडकास्ट हुआ ये, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी था। किसी को अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है लाइफ में तो वो कैसे डील करे इससे, ये भी हमने जाना। और अगर आपसे कोई टच में होना चाहे तो वो इंस्टाग्राम स्क्रीन पे आ ही रहा था आपका, तो वो टच में होके पर्सनली लोग आपसे हेल्प लेते होंगे आई एम श्योर। बहुत बार यार मेरे को इतने डीएम्स आते हैं कि दीदी मेरी सिचुएशन ऐसी है, मेरी सिचुएशन वैसी है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो वो भी मतलब मैं हर किसी की हेल्प नहीं कर सकती। शुरू में मतलब मैंने बहुत कोशिश करी कि हर किसी को एडवाइस दो, हर किसी की मदद करो। बट एक मेरे को स्टेप बैक मेरे लिए भी लेना पड़ा कि एट द एंड ऑफ द डे यार मैं खुद भी बच्ची हूँ और मैं भी मतलब जितना मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। बट पर्सनली आप लोगों का नहीं कर सकते जितना भी आप कोशिश करो। ऐसे भी अप्रोच करते होंगे लोग कि किसी को अगर किसी मेल को फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है तो आपसे कांटेक्ट लेते हो, डॉक्टर्स के मेडिकेशंस की कुछ हेल्प हाँ, लेते हो वो वहाँ से? रिसोर्सेज वगैरह 100% मैं प्रोवाइड करूँगी, बट अपने पेरेंट्स से कैसे बात करनी है और वो सब। हाँ, तो चलो दोस्तों ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को और आप एला को जाकर फॉलो कर लीजिए, इनका कंटेंट देखिए और सपोर्ट रखिए और हम मिलेंगे ऐसे ही एक और नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। आप जाते जाते कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस से? ओह यस, मेरा वो आइकॉनिक डायलॉग बोल देती हूँ गाइस कि अगर आपको इतरा के चलना है या फिर लचका के चलना है, शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गाइस। बिकॉज अगर समाज से लड़के आप अपनी साड़ी बांधी है तो उसका पल्लू लहराइएगा ज़रूर। अरे वाह, क्या बात है। चलो जी, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। सी यू, टाटा, बाय बाय।